बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये प्रोग्राम हिदायत टीवी पे हर थर्सडे को शाम 7 से 8 बजे के दरमियान होता है। इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है तो आप इस प्रोग्राम में जो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपके लीगल प्रॉब्लम्स हैं उस सिलसिले में मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ। चंद बातें जो कि मैं हर प्रोग्राम के शुरू में कहता हूँ, उन्हीं बातों से आज का प्रोग्राम भी आगाज़ करूँगा। सबसे पहले ये कि जब आप हमें स्टूडियो में कॉल करते हैं और आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराह मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। और चूँकि कॉल्स आम तौर पे काफ़ी होती हैं तो हम उनको ये कहते हैं आप थोड़ा सा होल्ड कर लिया करें। जब आप कॉल करते हैं आपको कहते हैं कि आप होल्ड कर लें, आप थोड़ा सा होल्ड कर लें तो आपकी बात मुझसे ज़रूर हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके अलावा अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि जो कॉलर्स इस प्रोग्राम में हमें कॉल करते हैं उन सब से बात हो सके, तो अपना सवाल एक तक महदूद रखें प्लीज़, ताकि सबको मैं सबसे बात हो सके और उनको गाइड किया जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि चूँकि मुझे वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका केस आपसे डिस्कस कर सकूं, तो जब आप कॉल करते हैं और मुझसे बात होती है तो उसके बाद भी बेहतर है कि किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, जिस ईमेल पे आप डायरेक्ट मुझे ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इस ईमेल पे मुझे ईमेल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हाँ जी भाई जी, मैं एक ये पूछना भी मेरी बेटी है 5 साल की, तो 5 साल वाला कोई केस हैगा है कि आपका बेटी, आप कौन से, क्या नेशनैलिटी है आपकी? साडी तो इंडियन है। हाँ, तो आपकी बच्ची को कभी इंडियन नेशनैलिटी उसके लिए रजिस्टर तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं। और बच्ची आपकी यहीं पे पैदा हुई है? हाँ जी। हाँ, तो फिर आप उसका केस कर सकते हैं। ते कई वकील तो मना कर देते हैं ना भाई, है ही नहीं। नहीं, अगर बच्ची स्टेटलेस है, उसको यहाँ पे रहते हुए 5 साल हो गए तो फिर केस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझसे, मेरे ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, तो मैं फिर आपसे डिटेल भी बात कर लूँगा। बहुत शुक्रिया। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो, सॉरी, मैं नाज़रीन एक बार फिर मैं आपको बोलूँगा, जब आपकी कॉल आती है तो प्लीज़ अपने टीवी, जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दिया करें। अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो सर, मेरा नाम उस्मान है। जी उस्मान साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा एक बेटा है, ठीक है जी जी। 2 साल का। उसको ज़रा प्लीज़ ऊंची आवाज़ में बोलें। मेरा एक बेटा है। क्या मैं मेरा नेक्स्ट ईयर जुलाई में वीजा खत्म हो रहा है, स्पाउस वीजे पे हूँ मैं, ठीक है। तो क्या मैं उस बेटे की बिहाफ पे इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ? मेरा पहले नहीं, आप अभी अपने वाइफ के साथ नहीं रह रहे? नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ, लेकिन अपने बेटे की बिहाफ पे मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे वीजे के लिए ही जाना पड़ेगा? आपको 2.5 साल का वीज़ा मिला था? जी, 30 महीने का मिला था। हाँ, तो अभी आपने एक्सटेंशन के लिए जाना है ना, तो आप इंडेफिनिट के लिए तो नहीं अप्लाई कर सकते, आपको एक्सटेंशन के लिए जाना पड़ेगा। जब आपको यहाँ पे 5 साल हो जाते हैं स्पाउस वीज़ा पे, तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ओके, तो अब चलिए, ठीक है, थैंक्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। नाज़रीन, मेरा ये जो हमारे पहले वाले कॉलर थे, मैं अगली कॉल लेने से पहले ये बोलूं कि अब बेटे के, अगर कोई आपका बच्चा ब्रिटिश भी है तो उस पर डायरेक्ट इंडेफिनिट नहीं मिलता, उसमें फिर डिस्क्रेशनरी लीव मिलती है, लेकिन चूंकि इनके पास स्पाउस वीज़ा था तो उनको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। मुझे बताया जा रहा है कि कॉल जो है वो ड्रॉप हो रही है। प्लीज़ जब आप कॉल करते हैं तो आपको जब कहा जाता है कि प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा होल्ड करें तो ज़रूर थोड़ा सा होल्ड कर लिया करें। मैं एक मरतबा फिर रिपीट करूंगा कि जब आप कॉल करते हैं और आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है तो प्लीज़ ज़रा होल्ड कर लिया करें, तो आपकी मुझसे ज़रूर बात होगी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। मुझे बताया जा रहा है कि यही प्रॉब्लम हो रही है कि जो आप कॉल करते हैं, जब आपको कहते हैं कि होल्ड करें तो वो कॉल ड्रॉप हो जाती है, या कर रहे हैं तो
चेक कर रहे हैं कंट्रोल रूम में कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन जब आप प्लीज़ कॉल करते हैं एक तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, और दूसरा थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह मुझसे ज़रूर बात होगी। अब फिर ट्राई करते हैं, अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी, शाहिद राना बात कर रहा हूँ जी। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। मैंने एंटरप्रेन्योर का वीज़ा अप्लाई किया, वो सम रीजंस वो पहली दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ, उसकी तमाम अपील्स एग्जॉस्ट हो गई। हमने विद इन 28 डेज उसका सेकंड हमने अप्लाई किया, सेकंड एप्लीकेशन, जो किसी वजह से फिर रिफ्यूज़ हो गई विदाउट राइट ऑफ अपील जी। तो हमें उसको जेआर में ले जाना पड़ा। तो लेकिन जेआर में भी उसको वो नहीं वो आगे जा सकी। लेकिन हमने कोर्ट ऑफ अपील में जब लेकर गए तो कोर्ट ऑफ अपील ने उसको अप्रूव कर दिया और रेमिट बैक टू अपर ट्रिब्यूनल कर दिया। उस स्टेज पे गवर्नमेंट का जो लीगल डिपार्टमेंट है जीएलडी, उन्होंने हमें एक फॉर्म भेजा, लेटर भेजा, जिसमें कंसेंट ऑर्डर के लेटर था वो वाला, जिसको हम लोगों ने साइन किया। तो उससे हमारा केस वापस अपर ट्रिब्यूनल में चला गया और हेयरिंग के लिए। लेकिन उस दौरान मेरे यूके में 10-11 ईयर्स हो चुके थे, तो मैंने अपना 10-11 ईयर्स बेसिस पे, जो लॉन्ग रेजिडेंस के बेसिस के ऊपर मैंने वीज़ा अप्लाई किया है। तो अभी उसके ऊपर उन्होंने रिफ्यूज़ किया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या मैं इस पे क्या एलिजिबल नहीं था लॉन्ग रेजिडेंस के लिए 10 ईयर्स के लिए। जी, मुझे समझ पड़ गया। देखिए, जो आपने मेरे हिसाब से, जो मुझे थोड़ा बहुत आपका केस का अंदाज़ा हुआ है, मेरे हिसाब से आपको अभी 10 ईयर्स के बेसिस पे एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि अब मुझे नहीं पता कि जो कोर्ट ऑफ अपील में आप जो कह रहे हैं गए हैं, वहाँ पे आपके हक़ में फ़ैसला हुआ तो एग्जैक्टली क्या डिटेल थी। लेकिन जब उसको उन्होंने खाली रिमिट किया अपर ट्रिब्यूनल में कि वो दोबारा से कंसिडर करें, और फिर उसके बाद आप कंसेंट ऑर्डर फाइल साइन करते हैं, तो अब वो कंसेंट ऑर्डर किस, उसमें क्या था कि आप अपना केस विदड्रॉ करेंगे और वो रिकन्सिडर करेंगे होम ऑफिस, या क्या क्या किस सिलसिले में वो कंसेंट ऑर्डर था? हेलो, मेरा ख्याल में कॉलर जा चुके हैं। बहरहाल अगर आप देख रहे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्वेश्चन पूछना था। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तारिक है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी जी। मेरी वाइफ का पहला एक्सटेंशन आ रहा है स्पाउस वीजा का। तो वो जो फॉर्म है उसमें वो कह रहे हैं कि किस व्हाट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लीव यू आर अप्लाइंग फॉर। So there are so many options. First says first period of leave, second period of leave, or further period of leave. So I'm a bit confused. Which one is the correct one? देखें, एक तो पहले आपको मिल चुका है ना, जो लीव मिली है, तो this would be your second period of leave ना, उनकी आपकी वाइफ। Second, जी जी। Right. And also one more thing. Do I need to send my British passport along with her application, or is it just a copy? Yes, you do. Ideally, it would be better if you send your British passport, and if you then require your passport back, you can request them for it to be returned. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली मेरा ये सवाल है कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और मेरी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है, लेकिन मैं अपना घर मूव कर रहा हूँ और मैंने उनको फीस भी तकरीबन 350 ये प्रॉपर्टी वालों को दी है। वो कह रहे हैं राइट टू रेंट से हमने कंफर्म करना है, तो क्या ये मुझे अलाउ करेंगे? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और कितने डेज में वो रिप्लाई दे देते हैं होम ऑफिस से? देखें, अगर आपके पास वीज़ा था और आपने इन टाइम अपनी जो भी एप्लीकेशन की है, दूसरी एप्लीकेशन की है, और आपका वीज़ा फिर वो कंटिन्यू हो रहा है, तो बिल्कुल आपका वो आप लीगल होते हैं। अगर वीज़ा था और आपने फिर जो एक्सटेंशन जो भी अपने एप्लीकेशन की है, जहाँ तक होम ऑफिस का ताल्लुक है, तो आमतौर पे वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते राइट टू रेंट के हिसाब से। मेरे ख्याल में चंद दिनों के अंदर अंदर उनको जवाब दे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपसे बात हो रही थी तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। इनफैक्ट वो आपकी तरफ से शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके। जी, शायद बिल्कुल। अगर आप उसके वो आपका टियर 1 का मसला था ना, और वो कंसेंट ऑर्डर का। जी जी, जो उसमें ये था कि मुझे जेआर में हमें पहली दफा तो चांस ही नहीं मिला ना जाने का। तो जब वो चांस मिला है तो कंसेंट ऑर्डर हमने साइन कर दिया। उस दौरान मुझे 11 ईयर्स हो चुके थे। नहीं, लेकिन कंसेंट ऑर्डर में था क्या? वो किस बेसिस पे? कंसेंट ऑर्डर में ये था कि उन्होंने कहा था कि इनफैक्ट अपर ट्रिब्यूनल ने जो उधर से जेएलटी वालों ने ये कहा कि आप अपर ट्रिब्यूनल में चले जाए ना, तो कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि आप अगर वो आप बुलाते हैं, आपको कंसेंट ऑर्डर देते हैं, तो आप जा सकते हैं वहाँ डायरेक्टली। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और कंसेंट ऑर्डर साइन करवा लिया। वो कंसेंट ऑर्डर ये था कि हम अपर ट्रिब्यूनल में अब जाएंगे, जो केस को पहले उसकी हेयरिंग नहीं हुई है, अब हम उसके हेयरिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन उस दौरान मेरा जो टाइम था, मैं समझ गया। तो अभी आपका केस डिटरमिन तो नहीं हुआ था ना?
देखिए नहीं जी, डिटरमिन नहीं हुआ था जी। तो उसमें मसला देखिए, अगर डिटरमिन नहीं होता तो उसका मतलब ये है कि उसमें ये नहीं ज़रूरी कि आपका जो पुराना जो फैसला जो होम ऑफिस ने किया था वो गलत था, जब तक केस डिटरमिन नहीं होता। तो अभी तो इन प्रोसेस था ना, तो आपको उसका वेट करना चाहिए था जब डिटरमिन अगर हो जाता, और अगर आपके फेवर में डिटरमिन होता तो फिर ये है कि आपका जो पुराना टाइम है जो लीगल होता और सारा कुछ। लेकिन अगर वो डिटरमिन ही नहीं हुआ तो फिर तो वो जो उन्होंने रिफ्यूज़ किया वो सही किया मेरे हिसाब से। तो लेकिन क्या मैं इतने, मुझे 11 ईयर्स हो चुके थे, तो कि मैं उसको अप्लाई कर सकता था? आई मीन इस बात पे कि मैं अभी तक कोर्ट के उनके साथ होम ऑफिस को कोर्ट में होना अलग बात है। जब आपने सेकंड टाइम टियर 1 की एप्लीकेशन की थी उस वक्त आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका हुआ था, जहाँ तक 28 डेज में मैंने कर दिया था। लेकिन वो वीज़ा ख़त्म हो गया था ना, 28 डेज में आपको अलाउ तो होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका वीज़ा कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो आपका वीज़ा उस वक्त नहीं था, आप इसी वजह से आपको शायद अपील राइट नहीं मिला था या जो भी इशू था उसका। फिर आप जाते हैं कोर्ट अपर ट्रिब्यूनल में, फिर कोर्ट ऑफ अपील में, फिर वापस अपर ट्रिब्यूनल में आते हैं। लेकिन अभी आपका केस डिटर्मिन नहीं हुआ, फ़ैसला नहीं हुआ। जब फ़ैसला नहीं हुआ तो इसका ये मतलब है कि अभी वो जो डिसीजन है वो जो होम ऑफिस का वो अपनी जगह है। तो इसलिए आपका जो पुराना जो टाइम है वो लीगल नहीं होता जब तक कि केस का फ़ैसला आपके हक़ में ना हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, मैं एक मरतबा फिर रिपीट करूंगा, शायद हमारे इधर इशू है या जो भी इशू आ रहा है वो ये है कि जब भी आप कॉल करते हैं तो कॉल ड्रॉप हो रही हैं उसका तो आप जब भी फ़ोन करते हैं प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मुझसे बात होगी। स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल एड्रेस भी जो है वो भी कंटिन्यूसली स्क्रीन पे होता है। अगर आप चाहें तो मुझसे डायरेक्टली इस ईमेल एड्रेस पे भी रब्ता कर सकते हैं। सबसे जो पहले कॉलर थे हमारे, वो जो 5 साल के बच्चे के हिसाब से उन्होंने किया था, तो अगर यहाँ मैं उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, अगर कोई बच्चा यहाँ पे पैदा होता है और वो स्टेटलेस होता है, उसकी कोई नेशनलिटी नहीं होती बाय डिसेंट भी, यानी कि उसके पेरेंट्स के पास अगर कोई नेशनलिटी है तो वो उस मुल्क के कानून के हिसाब से जो उनके पेरेंट्स की नेशनलिटी है उस हिसाब से डायरेक्ट वो उनको ऑटोमेटिकली बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं होती। तो और उसको 5 साल यहाँ पे हो जाते हैं, तो वो बच्चा जो स्टेटलेस होता है और 5 साल स्टेटस रहता है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर अली बात कर रहा हूँ। मुझे यूरोपियन डिपेंडेंट के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मैंने होम ऑफिस की वेबसाइट पे देखा कि लिखा हुआ है कि आफ्टर ब्रेक 2019 ये वैलिड नहीं होगा ये परमानेंट रेजिडेंसी। तो मैंने इसके लिए पूछा। देखें एक्चुअली अभी कोई क्लियर कट तो ऐसा सच कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये एक प्रपोज़ल था जो कि पिछले दिनों मैंने अपने प्रोग्राम में बताया भी था कि यूके गवर्नमेंट ने जो प्रपोज़ किया था ईयू को, और लेकिन अभी क्लियर कट कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है बिटवीन यूके गवर्नमेंट और ईयू गवर्नमेंट्स के जी जो यहाँ पे ईयू होंगे, नेशनल्स होंगे या डिपेंडेंट्स होंगे, उनके साथ क्या होगा। तो आपको ज़रा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसी इस सिचुएशन में जो क्लैरिटी आती है तो मैं ज़रूर प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन अगर आप नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो गए तो आपको ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अब्बास बात कर रहा हूँ। पूछना तो ये था जी वाइफ का स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान से, तो वो ज़रा प्लीज़ ऊंची आवाज़ में बोले, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान से, ठीक है जी तो जी। उन लोगों ने वो वीज़ा मुझे वाया कोर्ट जाके मुझे वो मिला है, ठीक है। तो उसमें पोजीशन ये है कि अभी वाइफ ट्रैवल नहीं कर सकती एज ए प्रेगनेंसी, के प्रेगनेंसी इशू है, तो उसका क्या सिलसिला होगा बाद में? नहीं तो उन्होंने कब उनकी ड्यू डेट कब है और कितना टाइम लग जाएगा? वो तकरीबन 1 मंथ का टाइम है। हाँ तो ठीक है, अगर 1 मंथ के बाद वो जाती हैं तो उनको उसके वीज़े में क्या लिखा हुआ है, कब तक उनको यहाँ पे आना है? नहीं वो 1 मंथ का देते हैं ना वीज़ा। जी
तो उस 1 मंथ में अगर ट्रैवल ना कर पाए तो आया मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ वीज़ा, या क्या वो होगा? वो आपको चाहिए तो आपको उनको चाहिए कि वो एम्बेसी से सिलसिले में रब्ता करें और उनको बोलें कि ये सिचुएशन है, ताकि वो वीज़ा दोबारा इशू करें। या मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद उनको दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़े, लेकिन बेहतर है जितने जल्द से जल्द वो एम्बेसी को बता दें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे क्वेश्चन करना था एक्चुअली। अभी आपने जो 5 इयर्स का बोला कि कोई बच्चा अगर स्टेटस हो और वो 5 इयर्स बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, तो मुझे एक बात की ये समझ नहीं आई कि वो अपने पेरेंट्स से लाइक नेशनलिटी क्यों नहीं इनहेरिट कर रहा? देखें, वो इसलिए कि अक्सर इस सिलसिले में हर मुल्क का अपना एक कानून होता है। किसी जिस तरह अगर पाकिस्तान कोई पाकिस्तानी है, उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बाय डिसेंट बच्चा पाकिस्तानी होता है, उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता अपनी एम्बेसी में टू बी अ पाकिस्तानी। लेकिन बाज़ मुल्कों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर अब्रॉड ओवरसीज़ उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है उन नेशनल्स के यहाँ, तो उनको फिर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है अपने मुल्क की किसी अथॉरिटी के साथ। फिर वो बच्चा कहीं जाके या उसको अप्लाई करना पड़ता है, जो भी प्रोसीजर होता है, फिर उसको नेशनलिटी मिलती है। तो इस सिलसिले में मैंने बात कही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है? माजिद से बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर से। सवाल है मेरा कि वाइफ का इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो गया था सितंबर लास्ट ईयर 2016 में। जी जी। फिर वो पाकिस्तान मूव हो गई किसी इमरजेंसी की वजह से, और अभी जुलाई इस 2017 में वापस आ गई हैं। जी जी। तो उनका पूछना है कि एलिजिबिलिटी कब होगी नेशनलाइजेशन की अप्लाई करने के लिए? देखें, उनको इंडेफिनिट किस बेसिस पे मिला है? स्पाउस वीज़ा की बेसिस पे। आप ब्रिटिश हैं? मेरा ख्याल में कॉलर ड्रॉप हो गए। बहरहाल, अब जब भी वो अप्लाई करती हैं उनको ये देखना होगा कि अगर स्पाउस वीज़े पे की बेसिस पे उनको इंडेफिनिट मिला है, तो वो लास्ट 3 इयर्स में जब भी वो अप्लाई करती हैं तो वो लास्ट 3 इयर्स में तकरीबन 9 मंथ से ज़्यादा टोटल मुल्क से बाहर ना रही हों, और लास्ट 1 ईयर में वो 3 मंथ से ज़्यादा ना हो, तो उस हिसाब से उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर वो स्पाउस वीज़े की बेसिस पे उनको इंडेफिनिट नहीं मिला, किसी और बेसिस पे मिला है, तो फिर वो 5 इयर्स है। लास्ट 5 इयर्स में 15 मंथ से ज़्यादा टोटल मुल्क से बाहर ना रही हों। और अगेन वो जो लास्ट 1 ईयर है उसमें 15 मंथ में से 3 मंथ्स जो है उसमें लास्ट 1 ईयर में 3 मंथ से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना रही हूँ, तो उस हिसाब से वो उनको अप्लाई करना पड़ेगा। बेहतर है किसी वकील के पास जाके इसको डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मेरा नाम खुरम है और मैं इधर न्यू पोर्ट से बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा सर, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में क्वेश्चन करना था। मेरी सिस्टर की एक न्यू पोर्ट में, मतलब लंदन में था लड़का, उससे शादी हुई थी 2007 में। जी जी। बेसिकली लड़के के पास उसका स्टेटस कोई नहीं था, स्टूडेंट था वो। तो मेरी सिस्टर यहाँ पर आ गई थी 2007 में, और वो तकरीबन 2-3 साल शुरू में काफी उसने हमें डिस्टर्ब किया, ले जाता था, कभी छोड़ जाता था, मतलब रखता नहीं था। आपकी सिस्टर का कौन सा क्या स्टेटस था? वो उसके साथ एज अ डिपेंडेंट आई थी 2007 में। वो उस स्टूडेंट के साथ? हाँ जी, स्टूडेंट के साथ, उस बंदे के साथ एज अ डिपेंडेंट आई थी। 2007 और इसी दौरान 2010 में मेरे नेफ्यू की बर्थ हुई थी इसी कंट्री में, ल्यूटन में वो रहते थे 2010 में। जी जी। तो उसके बाद 2012 तक जो है ना, वो उसने फिर किसी चक्कर से उन दोनों को वापस पाकिस्तान भेज दिया और खुद वो यहीं पर रहा। तो इस दौरान उसको तकरीबन लास्ट ईयर उसको नेशनलिटी मिल गई, मेरे उसको बहनोई को। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई इतनी ज्यादा काफी हो गई कि हमने डिवोर्स जो है केस कर दिया उसके खिलाफ में यहाँ पाकिस्तान में। तो अब डिवोर्स चल रही है, ऑलमोस्ट तकरीबन उसकी हेयरिंग वगैरह होती है, लेकिन वो आ नहीं रहा वहाँ पर। तो मतलब वो डन है कि उसको डिवोर्स हमने उससे ले लेनी है, हम उसके साथ नहीं रहना जी। तो क्या मेरी सिस्टर को और जो मेरा भांजा है उसको कोई राइट यहाँ पर मिल सकता है? क्योंकि मेरे भांजे की बर्थ यहाँ पर हुई है और मेरी सिस्टर जाहिर है वो बच्चे को भी लेने की धमकी देता है कि मैं बच्चा तुमसे ले लूंगा, ये वो। इस सिलसिले में क्या हम लोग कुछ केस ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा यहाँ से। देखिए, अनफॉर्चुनेटली चूंकि आपकी सिस्टर जो उनकी वाइफ थी वो उनके डिपेंडेंट के तौर पे आई थी और फिर 2010 में चली गई थी, 2010 में वापस गई थी ना? 2010 में बेबी पैदा हुआ था, 2012 में वो गई थी यहाँ से। तो 2012 में चली गई थी, उस वक्त भी वो एज अ स्टूडेंट डिपेंडेंट ही थी मेरे ख्याल में।
उस वक्त भी वो डिपेंडेंट थी, लेकिन उस वक्त वो HSMP पे चला गया हुआ था वो लड़का। ठीक है, लेकिन बहरहाल उनके डिपेंडेंट के तौर पे थी, तो उस बेसिस पे तो उनको कोई ऐसा राइट नहीं है यहाँ पे रहने का, क्योंकि वो वापस चली गई। अगर वो यहाँ पे रह रही होती तो फिर सिचुएशन कोई और होती, लेकिन चूँकि वो चली गई तो वो फिर अपने हस्बैंड की बेसिस पे, जब तक कि हस्बैंड ख़ुद उनको स्पॉन्सर ना करें, उस बेसिस पे वो नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, प्लीज़ बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? अबू बकर। जी अबू बकर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? Yeah, basically I am on tier 2 visa. Okay. And I am soon switching to ILR based on a 10-year route. And my question is that my wife is right now tier 2 dependent from last 2 years. And now she also, after my ILR, she also wants to switch to SLRM. So my question is, do we need to do all those address proof for last 2 years or not? Thank you. Yes, because obviously she has been living as your dependent, it would be better when you apply for your indefinite and she applies for for a spouse visa, spouse of a settled person. It's better if you can show that both of you have been living together since she came here for last 2 years. Thank you very much. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो हाँ जी, जाकिर सर जी नाल गल करनी है जी। मैं बोल रहा हूँ जी, बात करें। हाँ जी, नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी दा असी इत्थे ना साडा ह्यूमन राइट दा केस लगा होया जी जी, ते उस केस नूं साडे क हले 1 साल तो थोड़ा जिहा उपर होया ते मेरी बेटी ने A लेवल क्लीयर कर लिया ते हुण असी यूनीवर्सिटी लिए अप्लाई कीता सीगा ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SC ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ SC ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ सलाह दे सकते हो कि मैं अपनी बेटी लिए की कर सकती हूँ? देखिए, जब तक आपका केस हल नहीं होगा और आपको कोई वीज़ा नहीं मिलता आपको और आपकी बेटी को, तो ये मसला तो होगा। आप मुझे ये कह रही हैं कि आपका ह्यूमन राइट्स का केस अभी पड़ा हुआ है, आपको चाहिए कि आप अपने वकील को बोलें कि वो होम ऑफिस को ही बोले कि इस तरह आपकी बच्ची का एडमिशन का भी मसला है, उनको वो पढ़ाई अपनी नहीं जारी रख सक रही, कि अभी तक एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके हक़ में आपकी एप्लीकेशन डिसाइड हो। जब वो हो जाता है तभी यूनिवर्सिटी वाले भी आराम से उनको जगह देंगे। आपको चाहिए अपने वकील के पास जाके डिटेल में बात करें। अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए क्या सवाल है आपका? मैंने ये क्वेश्चन पूछना था। मेरा बेबी इधर ब्रिटिश, मैं 2010 में आई थी। आई वाज ओवरस्टे हियर नाउ। 2010 में आई थी आप? हाँ जी जी। 2010 में मैं एज ए स्टूडेंट वीजा पर आई थी, तो उसके बाद मेरी शादी होगी 2015 में इधर। तो अभी मेरा एक बेबी है, 1 year old है। तो मेरा बेबी है इधर ब्रिटिश है और मेरा हस्बैंड भी ब्रिटिश है। तो मैंने आपसे पूछना था मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर मैंने अपना तो आपने अभी अपना कोई केस नहीं किया हुआ? कुछ नहीं केस किया ना जी। आपको चाहिए कि आप केस करें अपने बेबी की बेसिस पे, अपने हस्बैंड की बेसिस पे, क्योंकि आपका बेबी ब्रिटिश है तो ऑब्वियसली आपका एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। आपको सारा प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे रिलेशनशिप है, पार्टनर है, हस्बैंड हैं, आपका बेबी है, बच्चा है, ब्रिटिश हैं, आप यहाँ पे रह रही हैं, उनके साथ रह रही हैं, तो बिल्कुल आपका एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। आपको चाहिए कि आप किसी भी वकील के पास जाके इसको डिस्कस करें। मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, मुझसे भी रब्ता कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
चलो अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ी देर में मैंने कॉल किया था, लाइन ड्रॉप हो गई। जी बोलिए। वाइफ की केस का पूछना था कि वाइफ एज ए डिपेंडेंट है, उनको इंडेफिनिट मिला है लास्ट ईयर सितंबर 2016 में। जी 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 और जी मैंने बताया भी था, उसमें फिर रेजिडेंस रिक्वायरमेंट होती है ना। जब अगर वो इतना अर्सा बाहर रही हैं तो वो उनको रेजिडेंस रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है कि वो 5 साल में या 3 साल जो भी उन पे एप्लीकेबल है कि एक सर्टन टाइम से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना रही हो। और लास्ट 1 ईयर में जब भी वो अप्लाई करेंगी, लास्ट 1 ईयर में वो 3 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना रही हो। तो अगर रही हैं तो फिर उनको वेट करना पड़ता है ना। फिर उनको वेट करेंगे, टाइम पूरा करना पड़ता है। वो तो कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी मेरे लिए नहीं पॉसिबल कि मैं इस वक्त टीवी पे कर सकूँ। आप चाहें तो मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर लीजिए, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गई है तो किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।